हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वन शॉर्ट सीरीज़ इंडियन इकोनॉमी की लेकर के हम आपके सामने आ गए हैं और आज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। स्टार्ट करें अपने टॉपिक को। 1 मार्क्स सीरीज, देन उसमें होंगे आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, देन 6 मार्क्स के क्वेश्चन और एंटायर चैप्टर इन्हीं क्वेश्चंस में हमने पूरा का पूरा एक बार में आपके लिए समेट के रख दिया है। ठीक है, चैप्टर पढ़ने की कोई नीड नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इतने क्वेश्चंस हमने रख दिए हैं और इतने क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन कर देंगे कि वो एक बार में आपका पूरा काम यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमी इज फॉलोड इन इंडिया? इंडिया में कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड, पता है ना कम्युनिस्ट है, ना कैपिटलिस्ट है, ना मिक्स्ड, ना सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है। व्हाट टाइप ऑफ HYVP स्टैंड फॉर? HYVP मीन्स क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम्स। P मीन्स प्रोग्राम्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम्स। थर्ड पॉइंट, व्हाट इज द ईयर ऑफ द इंडियाज 12th 5-year प्लान? 12th 5-year प्लान कब आया इंडिया में? 2012 से लेकर 2017। ओके, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डेट वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग एग्रीकल्चर? कितना पोर्शन है इंडिया का पॉपुलेशन का जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है? 75%। कितना है? 75%। द पोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन द मार्केट बाय द फार्मर्स इज नोन। जो बेच दिया जाता है मार्केट में फार्मर्स के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मार्केटेड सरप्लस। क्या कहते हैं? मार्केटेड सरप्लस। द प्लान कमीशन वाज सेटअप इन इंडिया विच ईयर? सबसे पहले सब सेटअप कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में, 15 मार्च 1950। इट इज़ ए कॉन्शियस डिज़ाइन टू शेप द सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। कॉन्शियस डिज़ाइन क्या है? ये है ना, सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस को हमें शेप अप करना है तो अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ये हम किस में करते हैं? सारा ये हम इकोनॉमिक प्लानिंग में करते हैं। किस में करते हैं हम? ये इकोनॉमिक प्लानिंग में। मूव टू नेक्स्ट। इन इंडिया व्हाट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इज बीइंग फॉलोड? मिक्स्ड होता है ना। विच इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? इकोनॉमिक प्लानिंग का प्राइवेट और सबसे पहला वाला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। क्या है? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। ग्रोथ भी होगी लेकिन सोशल जस्टिस के साथ होगी। एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर जिम्मेदार है। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड विद प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसेस। Consider the following statement with regard to self-reliance. The first 7 5-year plan gave importance to self-reliance. हाँ, ये यही वाला सही है। पहले जो 5-year प्लान थे ना, जो पहले 7 थे, वो सबसे ज़्यादा सेल्फ रिलायंस में उसमें इम्पोर्टेंस दी गई थी। आत्मनिर्भरता, और आप भी आजकल मोदी यही तो कहते हैं ना, आत्मनिर्भर भारत, वही है। The policy makers of independent India tried to bring in growth and equity in the agriculture sector through. किसके थ्रू लाना चाहते थे वो? Bringing in land reforms without use any high yielding variety seeds. कौन सा सच है इसमें से? पहला दूसरा दोनों सही हैं। हमें तो दोनों ही ठीक लग रहे हैं। ठीक है, दोनों ठीक है। बोथ 1 and both 2. C point. Which of the following explain the poor performance of the agriculture sector in the Soviet Union despite availability of the vast area of highly fertile land? Farmers in the former Soviet Union did not own any land. They only enjoyed the profit and had no share in the losses. हाँ, सही है ये बात। In the absence of ownership, there was no incentive or the part of the farmers to be efficient. हाँ, सेकेंड वाला पार्ट सही है कि ओनरशिप के एब्सेंस में देयर वाज नो इंसेंटिव, कोई इंसेंटिव नहीं था ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स टू बी एफिशिएंट, कि फार्मर्स को वो एफिशिएंट बना सके। Which of the below statements are correct with reference to the status of agriculture at the time of post independent of India? इंडिया अब जब तक इंडिपेंडेंट नहीं था उस टाइम की ये पिक्चर बता रहे हैं हमको। 2 पॉइंट है, पढ़ेंगे और फिर इसमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा पॉइंट हमारे लिए सही था उस टाइम पे। द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडिया टू इम्पोर्ट फूड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर द PL 480 स्कीम। और आ जाते हैं द इंटरमीडिएटरीज वेरियसली कॉल्ड जमींदार और या फिर जागीरदार कहते थे, कलेक्टेड रेंट फ्रॉम द एक्चुअल टिलर्स, है ना, ऑफ द सॉइल, वो उनसे
रेंट कलेक्ट करते थे एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड ओनली टुवार्ड्स इम्प्रूवमेंट ऑफ द फार्म बट नॉट द फार्मर्स। उससे सिर्फ फार्म का वो लोग इम्प्रूवमेंट करते थे, फार्मर्स का नहीं। सेकंड पॉइंट ही सही है। सॉरी, सेकंड पॉइंट ठीक है, फर्स्ट पॉइंट नहीं। इवैल्यूएट द बिलो स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म। Just a year after independence, steps were taken to abolish intermediaries and to make the tillers the owner of the land. सही है, यही हुआ था कि किसको, इंटरमीडिएटरीज को एबोलिश किया गया था और जो टिलर्स थे उन्हीं को लैंड का ओनर बना दिया गया था। तो ओनली वन। Move to next. Consider the below statement with reference to abolition of zamindari system. It brought some 200 lakh tenants into direct contact with government. ठीक है, और the ownership conferred or tenants gave them to incentive to increase output and this contributed to growth in agriculture. नेक्स्ट आ जाते हैं, इन सम एरियाज लाइक केरला एंड वेस्ट बंगाल द फॉर्मर जमींदार्स कंटिन्यूड टू ओन लार्ज एरिया ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम लूप होल्स इन द लेजिस्लेशन। सिलेक्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन। इनमें से कोई से ऑप्शंस आपके सही हैं। एक तो फर्स्ट ठीक है, 200 लाख टेनर्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ गए थे गवर्नमेंट में। उसके बाद सेकंड ठीक है, द ओनरशिप कन्फर्म ऑन टेनर्स गिव देम इंसेंटिव्स टू इंक्रीज आउटपुट। उन्होंने इंसेंटिव दिया था उसको कि अपने आउटपुट को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, और ग्रोथ का कंट्रीब्यूशन करेंगे एग्रीकल्चर में। ठीक है, आगे चलते हैं। दे यूज, नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट विद रिगार्ड ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स। इनमें से कुछ सही नहीं है लैंड रिफॉर्म के लिए। इन सब प्लेसेस टेनर्स वर एविक्टेड एंड लैंड ओनर्स क्लेम टू बी सेल्फ कल्टिवेटेड द एक्चुअल टिलर्स क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द लैंड। नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ था कि वो अपने क्लेम कर रहे थे ओनरशिप के लिए, गलत है एकदम। द पूरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर जैसे कि शेयर क्रॉपर्स और लैंडलेस लेबर्स वर ओनली वन टू बेनिफिट फ्रॉम लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, द बिग लैंडलॉर्ड्स चेंजेस द लेजिस्लेशन रिगार्डिंग द लैंड सीलिंग इन द कोर्ट डिलेइंग इट्स इम्प्लीकेशंस। दे यूज दिस डिले टू रजिस्टर देयर हैंड्स इन द नेम ऑफ देयर टेनेंट्स देयर बाय एस्केपिंग फ्रॉम द प्यूनिटिव मेजर। नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड, पहला गलत है और तीसरा भी गलत है। Move to next. Which of the following statement regarding high yielding variety seeds are correct? The use of these varieties require neither the use of fertilizer nor the pesticides. Dependence on regular supply of water is eliminated. Or in the first phase of the green revolution, the use of HYV seed primarily benefited the wheat growing regions, only while in the second phase, the HYV technology benefited more variety of crops. सही है, एकदम ठीक है। तीसरा सही है। इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन द यूज ऑफ HYV सीड्स वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट्स सच एज पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तीसरा और चौथा, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि बी पॉइंट दोनों ठीक है इसके लिए। वन लाइनर क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट ईयर 5-year प्लान इन कंट्री? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने किया था। डिफाइन द लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग क्या चीज़ होती है? लैंड सीलिंग मतलब जो छोटे छोटे साइज़ की जो हमारी लैंड होल्डिंग्स थी इंडिविजुअली जो सबको दी जाती थी, ठीक है, उसे क्या किया गया था, उसको कंट्रोल किया गया था स्टेट गवर्नमेंट ने। छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग्स थे जो इंडिविजुअल्स ने परचेज कर रखे थे उनको कंट्रोल कर लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी को लैंड सीलिंग कहा जाता था। हु इज़ द फादर ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स? ये कौन थे? ये थे नॉर्मन बोरलग। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक लार्ज, हमने बता भी इको में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि एक एरिया होता है जहाँ पर जो भी चीज़ें समझ लो आप प्रोडक्शन किया जाता है जिससे हमारी लिवलीहुड चलती है, उसी को हम अपनी इकोनॉमी कहते हैं। व्हाट वर द प्रायोरिटीज़ इन 11th ईयर प्लान? 11th ईयर प्लान की प्रायोरिटी थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? जो 1 करोड़ तक के लिए होती हैं, ठीक है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, प्लांट मशीनरी, वेदर होल्ड और ओनरशिप, लीज बेसिस, हायर परचेज बेसिस, बस नॉट मोर देन 1 करोड़। व्हाट वर द फोकस पॉइंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर 5-year प्लान? इकोनॉमी क्या चीज़ होती है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द कमीशन ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज? इंटरमीडिएटरीज को हटाने का क्या आइडिया था, मतलब क्यों किया जा रहा था?
जिससे कि जो वो गवर्नमेंट के बीच का जो लिंक है गवर्नमेंट और कल्टीवेटर का, वो एक सा हो सके और कल्टीवेटर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अकॉर्डिंग टू IPR, अभी बता रहे हैं हम, ABC 3 में डिवाइड किया था इसको हमने। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है? ये तो ट्रिमेंडस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी विद द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। व्हाट इज मेंट बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कौन सी होती हैं? जिनमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा? बस सिर्फ 5 करोड़ तक का लगेगा, वो होती हैं। हाँ, ये शेड्यूल ए, क्वेश्चन नंबर 11 समझा दें। शेड्यूल ए में इंक्लूड होती है 70 इंडस्ट्रीज़ जो गवर्न होंगी पब्लिक सेक्टर में। फिर बी में आएंगी 12 इंडस्ट्रीज़ गवर्न बाय पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों में हो जाती हैं। सी में आएंगी सिर्फ ऐसी रेसिडुअल इंडस्ट्रीज़ जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही इनको कंट्रोल करेगा। ओके, आंसर अपना देख लें आप लोग, छोटे छोटे लिखें इसीलिए बिल्कुल। व्हाट इज़ द मार्केटेबल सरप्लस? अभी बताया था ना, मार्केटेबल सरप्लस वो होता है जिसको फार्मर जा कर के सीधे मार्केट में बेचते हैं अपने यूज़ के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए। हु फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान? तो प्लानिंग कमीशन बनाता है भाई। राइट द ड्यूरेशन ऑफ द करेंट 5 ईयर प्लान, करेंट 5 ईयर प्लान, तो ये तो अभी 12 से लेकर 17, 17 से लेकर के आगे चलेगा 17, 18, 19, 20, 21 तक। नेम एनी 2 कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। कॉमन गोल्स तो ग्रोथ एंड इक्विटी लिख देना, वो हर किसी में होती है। नेम द टाइप ऑफ इकोनॉमी अडॉप्टेड इन इंडिया, मिक्स्ड इकोनॉमी। नेम 3 जनरेट प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर टू होम टू प्रोड्यूस। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हम सब्सटीट्यूट वहाँ से करें उसे हम अपनी कंट्री में भी बना सकते हैं, उसका प्रोडक्शन कंट्री में भी करें। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो 5 करोड़ तक की होती है उसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन अभी बताया था, एग्रीकल्चर फील्ड में एक रिवॉल्यूशन आ गया था, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। इन 1991 एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड कंट्रीज नेशनल इनकम 55 to 56%. Has India managed to achieve the targeted growth rate of industrial production during the various plans? हाँ, हुआ तो है, बस थोड़ा बहुत कम है, लेकिन हाँ पहुँच गए हैं हम। प्लान क्या होता है? प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है शोइंग डिटेल स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी वर्क आउट इन एडवांस फॉर फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव। किसी भी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एडवांस में हम उसकी एक रूपरेखा बना लेते हैं ना, ये करेंगे, उसमें ऐसा करेंगे, बस उसी को हम प्लान कहते हैं। वाई डी इंडिया ऑप्ट फॉर प्लानिंग? इंडिया क्यों प्लानिंग कर रही है? इंडिया इतना पुअर, इतना बैकवर्ड हो चुका था ना, इसकी वजह से इंडिया को प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ी। ब्रिटिशर्स ने जो किया है इंडिया के साथ, उसकी वजह से। नेक्स्ट, वाई शुड प्लान हैव गोल्स? प्लान में गोल्स क्यों होंगे? भाई गोल को अचीव भी तो करना होगा, तभी तो प्लान में गोल रखे जाते हैं, क्योंकि बिना ऑब्जेक्टिव के तो हम कोई काम करेंगे नहीं। हम कैसे करेंगे कोई काम, इसलिए ऑब्जेक्टिव रखे जाते हैं। मिरेकल सीड्स क्या होते हैं? मिरेकल सीड्स होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स विच कंबाइंड विद एजोर्ड वाटर सप्लाई, फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स। मार्केटेबल सरप्लस अभी बता दिया था हमने आपको। चलो कुछ मैचिंग ले लें। प्राइम मिनिस्टर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कोटा, लैंड रिफॉर्म्स, HYP सीड्स और सब्सिडी। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। कोटा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड। लैंड रिफॉर्म्स, improvement in the field of agriculture to increase its productivity. HYP seeds that give large proportion of output. Subsidy, the monetary assistance given by the government for production activities. गवर्नमेंट जो हमको मॉनेटरी में सहायता देती है, ये वो होता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए। और देखो, मार्केटेबल सरप्लस, portion of agriculture produce which is sold in the market by the farmers. Green revolution, large increase in production of food grain resulting from the use of high yielding variety seeds, especially for wheat and rice. HYP seeds, seeds that give large proportion of output. or land reforms, improvement in the field of agriculture to increase the productivity. ये समझ लो, इनकी डेफिनेशन भी सामने लिखी हुई है जैसे। नेक्स्ट,
व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, क्यों? Composition of foreign trade of any country tells us about the nature of commodities that are exported and imported. What can you state about the composition of foreign trade at the time of independence? चलो पहले आंसर लेकर आते हैं। पॉपुलेशन की ग्रोथ स्लो थी, क्यों थी? क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा थी। और डेथ रेट क्यों हमारे यहाँ ज़्यादा थी? क्योंकि इतना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं दे रखी थी ब्रिटिशर्स ने हमको, तो बच्चे होते थे पैदा और लेकिन वो मर भी जाते थे। तो वो तो थी नहीं हमारे यहाँ, डेथ रेट ज़्यादा थी और बर्थ रेट कम थी, इसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत कम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉरेन ट्रेड के कॉम्पोजिशन पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट जो हमने लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल टू द होम कंट्री ऑफ द ब्रिटिश फॉर देयर एक्सपेंडिंग इंडस्ट्रीज। यहाँ से भेज दिया रॉ मटेरियल, वहाँ से मंगाएंगे हम क्या? फिनिश गुड्स मंगा लेंगे वहाँ से सारे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है इंडिया वाज आल्सो डेवलप्ड एज ए मार्केट फॉर द फिनिश गुड। और इंडिया इतना अच्छा एक मार्केट बन गया उनके गुड्स को सेल करने के लिए, इसकी वजह से। व्हाट वाज द फोकस ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया? व्हाट वर द इम्पैक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज? देखो, उन लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी कि वो अपनी होम कंट्री के लिए काम करते थे। उनकी होम कंट्री का इंटरेस्ट था, वो इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने में उनका कोई भी रोल किसी तरीके का नहीं था। ठीक है, इंडिया कैसा था? इंडिया तो एक पुअर और अंडर डेवलप्ड कंट्री था जिस टाइम पर 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था। इतनी कंडीशन पुअर थी, मिनरल रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ नहीं किए जाते थे। देयर वर ओनली ए फ्यू इंडस्ट्रीज एंड मैनी ऑफ द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैड डिक्लाइंड अंडर द ब्रिटिश रूल। सब गिर गई थी, सब बेकार हो गई थी। Billions of people were unemployed, not because they are unwilling to work, but because there were no job to be found. ये नहीं था कि वो काम नहीं करना चाहते थे, बल्कि ये था कि जॉब ही नहीं थी उनके लिए। The per capita income of Indians was one of the lowest in the world, indicating that the average Indian was extremely poor and could not afford even the basic necessities of life. आप अपनी basic necessities को भी नहीं पूरा कर सकते थे। For instance, the staple food of average Indian consists of rice, wheat and millets. Most Indians could not afford to buy nutrition and balanced diet. The vast majority of people in India led a miserable life. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा हमने इसमें सिंपल आंसर लिखा है। तो इस एक को याद करके आप कई एक क्वेश्चन में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सामने आ जाते हैं। What was the main aim of the 5-year plan? Socialist economy and explain how import substitution can protect domestic industry. 5-year प्लान के तो मेन एम सब में सेम होते हैं। ग्रेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, प्राइस एंड पारिटी, इंक्रीज कैपिटल फॉर्मेशन। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी है? जो फोकस करेगी किस पे? मैन्युफैक्चर फैक्टर टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। ठीक है, कैपिटलिज्म जैसी नहीं है ये। हाउ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैन प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री? हाँ, इम्पोर्ट का अगर सब्सटीट्यूशन हम ढूंढ लेते हैं तो हम चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ पर बहुत हद तक सेफ रह सकती है। कि जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं वो हम खुद से ही क्यों नहीं प्रोड्यूस कर लेते हैं। जब हम खुद ही प्रोड्यूस कर लेंगे तो हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, तो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री डेफिनेटली प्रोटेक्ट होगी। वाई एंड हाउ वाज प्राइवेट सेक्टर रेगुलेटेड अंडर द IPR 1956? What is the sectoral composition of an economy? Is it necessary that the service sector should contribute maximum to GDP and economy? कमेंट करना है इस पर। Private sector was minimum role in IPR 1956. New industry could start operation after it obtained license from the governor. तभी आप शुरू कर सकते हैं, जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता तब तक आप स्टार्ट नहीं कर सकते थे। लाइसेंस वाज गिवन आफ्टर सिक्योरिटी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्टरल कंपोजिशन क्या है? द कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ दी सेक्टर इन GDP ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड सेक्टरल कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। If the service sector or tertiary sector contributes maximum to GDP of an economy, then the country is economically developed. Does modernization as a planning objective create contradiction in the light of employment generation? देखो नहीं, मॉडर्नाइजेशन से ऐसा नहीं हो सकता कि लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। ये लेकिन बस इतना हो जाता है कि मॉडर्नाइजेशन में अगर हम बहुत ज़्यादा मशीनरी यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली उससे अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। ठीक है, क्योंकि एक मशीनरी बहुत सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर देती है, तो फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। नाउ 4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेन ग्रोथ विद इक्विटी।
ग्रोथ विद इक्विटी क्या क्या मतलब है, ग्रोथ भी होगी लेकिन इक्विटी के साथ। इक्विटी मीन्स पुअर और रिच दो लोगों को साथ में रख करके हमें ग्रोथ करनी है, ठीक है। तो जीडीपी भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर जीडीपी कैसे बढ़ेगा, यहाँ पर जो भी चीज़ें आएंगी हम वीकर सेक्शन को ध्यान में रख करके भी काम करेंगे। क्लियर है। इक्विटी मतलब सबके लिए, सबको इनकम और वेल्थ सबके लिए बराबर होनी चाहिए। इकोनॉमी अगर हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वो सबके लिए बराबर होगा। तो ग्रोथ होगी लेकिन किसके साथ होगी, इक्विटी के साथ होगी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इंडस्ट्रियल सोप वर यूज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। हाँ, लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग देना कंपलसरी था पहले। बिना लाइसेंस की चीज़ों में वो किसी भी इंडस्ट्री को हम यहाँ पर ओपन नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो रीजनल इक्वलिटी था। हाँ, तो रीजनल इक्वलिटी तो आती थी, है ना, इसलिए किया जाता था ये। वाई देयर वॉज ए नीड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के कुछ रीज़न। The policy of protection is based on the notion that industries of developing countries are not in position to compete against the goods produced by more developed economies. It is assumed that if domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time. Deregulation of industrial sector removed many of restrictions. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वर एबोलिश फ्रॉम ऑलमोस्ट इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्रीज हटा दिया गया था बाद में। तो फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव और प्लान ऑब्जेक्टिव में डिफरेंसेस। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। प्लान ऑब्जेक्टिव 5 ईयर्स के लिए होते हैं। ये सब कॉमन होते हैं हर प्लान के लिए, ये हर प्लान के वाइज में अलग अलग हो जाते हैं। प्लान्स क्या होते हैं, दे आर ब्रॉड गोल विच डेवलप प्लान सीक टू अचीव, और दे आर प्लान विथ ग्रेटर प्रिसीजन। और चेंज, दे आर एम एट स्ट्रक्चरल चेंज और दे आर एम एट क्वान्टिटेटिव चेंज। स्ट्रक्चर में चेंज कर देते हैं, ये क्वांटिटी में चेंज करते हैं, दोनों में इतना अंतर है। डज मॉडर्नाइजेशन एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव क्रिएट कॉन्ट्रडिक्शन टू द लाइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अभी इसी बात पर चर्चा हुई थी हमारी। कॉन्ट्रडिक्शन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो सकता भाई। मॉडर्नाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट ये हमें अगर हम पॉजिटिवली रिलेट कर लें तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, और अगर नहीं करते तो दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती हैं। वही अभी हमने बताया कि अगर टेक्नोलॉजी को यूज़ कितना करना है तो हम ध्यान से करें टेक्नोलॉजी को यूज़। अगर हम सोच समझ के टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो उससे हमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा, और अगर हम सोच समझ के नहीं करते हैं, मशीन ही ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा हमारे। तो वही चीज़ हमको सोच समझ के यहाँ पर सारी काम करनी है, ठीक है। लिख दिया है हमने बहुत अच्छे से, इसको कर लेना लर्न। वाई वाज नेसेसरी फॉर ए डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया टू फॉलो सेल्फ रिलायंस एज ए प्लानिंग। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स में होनी चाहिए। फॉरेन एड एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स विच इज़ पॉसिबल व्हेन देयर इज ग्रोथ इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, इम्पोर्ट्स ना करो, डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर ध्यान दो। एक्सपोर्ट ज़्यादा राइज करो, राइज इन कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री इन ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। वाई सब्सिडीज एनकरेज फार्मर्स टू यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर ए ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ सब्सिडीज इन लाइट ऑफ दिस फैक्ट। सब्सिडीज देती है ना फार्मर्स को, इनकरेज करती है उनको नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट पे एक तरीके का बर्डन बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ से खर्चा करती है। सब्सिडी इज एन इकोनॉमिक बेनिफिट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू डोमेस्टिक प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन टू स्ट्रेंथन देयर कॉम्पिटिटिव पोजीशन अगेंस्ट फॉरेन कंपटीशन। इट हेल्प फार्मर टू बाय HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स। बर्डन ऑफ ग्रांटिंग सब्सिडीज फॉल्स ऑन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग सब्सिडी। गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है, ये जो खर्चा करती है उसे बियर करना पड़ेगा। तो देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूविंग द रिसोर्स यूज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग सब्सिडीज एंड एमिंग देम बेटर टू स्मॉल फार्मर्स एंड रीजन्स लैगिंग बिहाइंड। उनका एक एम होता है कि जो फार्मर्स हैं उनको ऊपर उठाना, और जितने भी जो ऐसे रीजन्स हैं जो पीछे रह गए उनको भी आगे निकालना। ये मेन उद्देश्य होता है गवर्नमेंट का, इसलिए वो सब्सिडी देती है। बाय डिस्पाइट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन कॉन्ट्रीब्यूट टू एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टिल 1990।
इतना GDP शो स्ट्रक्चर चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ GDP shows that India is on the path of the sustained develop hand, but the occupational structure pattern shows that India is still underdeveloped. When nearby 60.8% of working force is engaged in agriculture, where productivity is low and employment uncertain, this would surely lead to low per capita income and widespread poverty for the rural mass, which from about 72.2% of India's population. बढ़ रहा है लेकिन फिर भी अभी अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में अभी भी है स्टिल। क्यों? क्योंकि एक्सेसिव प्रेशर ऑफ द पॉपुलेशन ऑन लैंड वुड बी ए हिंड्रेंस इन द वे ऑफ प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इतनी जो तेज़ी के साथ हम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से लैंड पर प्रेशर बना हुआ है। एक्सप्लेन ग्रेजुअल इक्विटी एज ए प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस। नाउ 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए। एक्सप्लेन द नीड एंड टाइप ऑफ द लैंड रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। किस किस तरीके से लैंड रिफॉर्म है इंडिया में। टेनेंसी रिफॉर्म लेकर रेगुलेशन ऑफ रेंट, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ओनरशिप राइट ऑफ फॉर टेन्योर्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज कंसर्न, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड कर दिया जाए, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया जाए या फिर कोऑपरेटिव फार्मिंग करें हम लोग। व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाई इट इज इम्प्लीमेंटेड एंड हाउ इट बेनिफिटेड फॉर द फार्मर्स। अभी छोटे क्वेश्चन में सब डिस्क्राइब हो चुका है। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, फार्मर्स के लिए कैसे बेनिफिटेड हो सकता है ना। इसमें क्या नई टेक्नोलॉजी और HYB सीड्स के बारे में सिखाते हैं, तो नई टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छा काम हो सकेगा, फार्मर्स को ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकेगा। वाई वाज द पब्लिक सेक्टर गिवन ए लीडिंग रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन प्लानिंग पीरियड। पब्लिक सेक्टर नहीं किया था भाई। Create a strong industrial base, development of infrastructure, development of backward areas to mobilize savings and earn foreign exchange, to prevent concentration of economic power, to promote equality of income and wealth distribution, to provide employment or to promote import substitution. इतने सारे काम किए थे उन्होंने। Explain the statement that Green Revolution enabled the government to procure sufficient food grains to build its stock that could be used during time of shortage. Enable हो गई थी ना। Rise in production and productivity देखो कितना है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो था न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, लेकिन कितने में रेस्ट्रिक्शन हो गया था इसका। वीट, राइस, ज्वार, बाजरा, मेज़, कॉमर्शियल क्रॉप्स एक्सक्लूड थी। चलते हैं आगे। दो पब्लिक सेक्टर इज वेरी एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इनक्योर ह्यूज लॉसेज एंड ए ड्रेन ऑन इंडियन एयर इकोनॉमीज। डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ पब्लिक सेक्टर की, इसमें वो बताने आपको यूजफुलनेस, वो सिंपल है, ये सारे बता रखे हैं हमने, सिंपल। ठीक है, ये सारे जितने भी इसके हमने मेरिट्स दे रखे वो मेरिट्स लिख देना उसमें। अचीवमेंट ऑफ 5 ईयर प्लान, बहुत बढ़िया, एक सिंपल क्वेश्चन आ गया। 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट्स ये लिख देना। इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम बढ़ा, इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्रीजमेंट हुआ और एम्प्लॉयमेंट तो बहुत अच्छे तेजी के साथ बढ़ा। इंटरनेशनल ट्रेड। और भाई आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ गया। मिक्स्ड इकोनॉमी इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, जस्टिफाई द गिवन स्टेप। इंडिया की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है ना, यहाँ पे ये फ्री इकोनॉमी भी है, कंट्रोल इकोनॉमी का, दोनों का मिक्स है यहाँ पर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी लेती है हम, लेकिन फिर भी हम लोग फ्री हैं अपने काम को करने के लिए। ठीक है, इसके फीचर्स सारे जितने भी हैं वो छोटे छोटे हैं, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है। एग्रीकल्चर एंड मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर आर इन द प्राइवेट हैंड्स। Over the period of time, many big business houses has come to being and have been growing, such as Reliance है, Infosys है, Bajaj है. Market forces of demand and supply have a free role in determining prices in various market. Goods having a higher demand will be highly priced and vice versa. ठीक है ना। गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द नीड टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्राइवेट सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि कितनी नीड है किसी भी चीज़ की, तो वहाँ पर उसको वैसा यूज़ कर दिया जाता है। सो द पब्लिक सेक्टर वाज डेवलप ऑन अ लार्ज स्केल।
ठीक है, आई थिंक चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। आपको बुक में से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा यहाँ पर कवर हो चुका है। इसको रिवाइज़ करें और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट वीडियो को वेट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।